हाय, दिस इज ज्योति देशवाल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अप अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड के डिसीजन हम डिस्कस करेंगे। 45 डिसीजन है, मोर ऑफ लाइक क्लैरिफिकेशन आप कह सकते हो, क्लैरिफिकेशन हमें डिस्कस करनी है। अगर आपने सिर्फ शेड्यूल्स पढ़े हैं और आपने ये डिसीजन नहीं देखे हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशनल एथिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन ना बने। बहुत ही छोटी सी डिस्कशन है, आपको एटलीस्ट एक बार तो एक क्लैरिफिकेशन देखनी चाहिए। इस क्लास को मैं लक्ष्य बैच की जो सीरीज है उसमें भी ऐड कर दूंगी ताकि जब फ्यूचर में लक्ष्य बैच के अंदर चैप्टर नंबर 19 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, रिवीजन हम करें, तो ये डिस्कशन भी आपको वहां पे मिल जाएगी। राइट, सो थैंक यू सो मच। यू कैन नाउ स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। Yes. Okay, so we are now going to cover ethical standard board recent decision। कुछ डिसीजन इसके अंदर अभी नए ऐड हुए हैं, जितना भी आपको रेड में दिखाई दे रहा है, एंड काफी सारे डिसीजन यहाँ पे पुराने हैं। सो बेसिकली डिस्कशन क्या है, ये कोई प्रोविजन नहीं है। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर उन्होंने जो डिसीजन लिए उन डिसीजन का एक स्नैपशॉट, एक समरी यहाँ पे है। ऑल्दो यहाँ पे ये डिसीजन क्यों लिए गए, उनका लॉजिक क्या है, ये ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। सिर्फ ये बताया गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट, सो आपको ये डिसीजन एज सच ही याद रखने हैं, समझ के। डेफिनेटली काफी सारे, आई थिंक 45 के अराउंड ये डिसीजन है, और इसके ऊपर भी आपको काफी बार एग्जाम में प्रोफेशनल एथिक के इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो इन डिसीजन को पढ़ते नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, क्या डिसीजन लिया गया है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की मीटिंग्स के अंदर, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला डिसीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस। तो ये कह रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है, ये अलाउड नहीं है उसके लिए कि अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है किसी कंपनी का, राइट, वो उसी सेम क्लाइंट के लिए, सेम कंपनी के लिए BRSR दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी बनाए। मैं बनाने की बात कर रही हूँ, ये हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं कि आप सीए हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, राइट, आप उसकी ऑडिट कर रहे हो। तो अगर रिलायंस लिमिटेड को अपना BRSR का रिपोर्ट बनाना है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनवाना है, तो ये आपसे नहीं बनवा सकती, लेकिन आप बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी उस रिपोर्ट के ऊपर अश्योरेंस दे सकते हो, दैट इज अलाउड। तो अगली लाइन में ये लिखा हुआ है, हाउएवर ही मे प्रोवाइड द, हाँ, एडवाइजरी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। ऑल्सो इट इज परमिसिबल फॉर दैट मेंबर इन प्रैक्टिस बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू बी द अश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर दैट BRSR कोर, सो दैट इज अलाउड। ठीक है, सो ये एक डिसीजन है। ये डिसीजन के अंदर यही लिखा हुआ है कि क्या करना आपको अलाउड है, क्या करना आपको अलाउड नहीं है। दूसरा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी is not permitted to engage in the assignment of compilation engagement of that entity। कॉमन सेंस की बात है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट हमने कहां पे पढ़ी थी, अंडर SRS 4410। तो अगर आप किसी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके दोगी और आप ही उसकी ऑडिट करोगी तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाएगा। तो कहते हैं आप सेम एंटिटी के लिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते इफ यू आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दैट एंटिटी। तो या तो आप ऑडिट करो या तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करो। रीजन इसका क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाएगा। सो ये पॉइंट वेल अंडरस्टूड है। तीसरा डिसीजन, इट इज परमिसेबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू इंगेज इन द सर्विस असेसमेंट या परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ द सेंटर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे कि एक का नाम बताऊं तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो इन सारे प्रोग्राम को लेकर आपको कोई परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करनी है, कोई सर्विस असेसमेंट करनी है, सो दिस इज अलाउड टू बी डन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये आप कर सकते हो क्योंकि ये सारी सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज जिनको हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 4 ऑफ CA एक्ट, ये वहां पे कवर होते हैं। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है इस टाइप की सर्विस भी दे सकता है, वो परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के विच आर कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी परफॉर्मेंस ऑडिट एक CA इन प्रैक्टिस कंडक्ट कर सकता है, ये अलाउड है। आगे चलेंगे, इट इज परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस, आप CA हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, आपको अलाउड है कि आप मिस्ट्री ऑडिट भी कंडक्ट कर सकते हो। ये होती क्या है, मिस्ट्री ऑडिट इज बेसिकली अ टेक्निक जहां पे आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी सर्विस की क्वालिटी की असेसमेंट करते हो, कंप्लायंस वो कर रही है इंटरनल पॉलिसीज के साथ या नहीं,
क्वालिटी के किस टाइप की सर्विसेज वो देती है, क्वालिटी क्या है उसकी सर्विसेज की, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, इस टाइप का आप जब असेसमेंट करते हो उसको हम मिस्ट्री ऑडिट कहते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन ऑल्सो कंडक्ट दिस काइंड ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ना ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप सीए हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, अमेजोन ने आपको बुलाया टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ मिस्ट्री ऑडिट, कि जैसे कि जो भी कस्टमर अमेजोन से सामान खरीदता है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्वालिटी कैसे मिल रही है, तो इस टाइप का ऑडिट करने के लिए आपको बुलाया गया है। तो क्या आप ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो? यस, आप ऐसा ऑडिट कंडक्ट कर सकते हो, ये अलाउड है। आगे चलेंगे। इट इज परमिटेड फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू मेंशन द पोजीशन एज अ प्रमोटर और अ डायरेक्टर ऑन द पोर्टल ऑफ अ कंपनी। मेरी बात समझो, क्या अलाउड है? आप किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बनना अलाउड है, यस। प्रमोटर बनना अलाउड है, यस। तो क्या उस कंपनी के पोर्टल के ऊपर आप ये पोजीशन मेंशन कर सकते हो कि आप उस कंपनी का प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, यस। सो दिस इज अलाउड। However, member cannot mention his professional attainment. Definitely, आप अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट के बारे में आप कंपनी के पोर्टल पे मेंशन नहीं कर सकते। एंड नेम ऑफ द फर्म जिसके साथ वो एसोसिएटेड है, उस फर्म के नाम को भी आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। तो आपको कोई भी वोलेशन नहीं करना है क्लोज नंबर 6 और क्लोज नंबर 7 का, एज वी हैव स्टडीड अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द सीए एक्ट। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि आप अपनी फर्म का नाम बता रहे हो, आप कौन सी फर्म के साथ एसोसिएटेड हो, आप ये बता रहे हो, या इनडायरेक्ट वे से आप कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट विल अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 6। अगर आपने अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट के बारे में बताया, देन इट विल अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 7। सो दिस इज अलाउड टू बी डन। आप अगर मेंशन करना चाहते हो पोजीशन एज अ प्रमोटर और अ डायरेक्टर ऑन द कंपनी पोर्टल, सो दैट यू कैन डू, बट यू हैव टू सी कि आप प्रोविजन ऑफ क्लोज नंबर 6 एंड क्लोज नंबर 7 अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। आगे चलेंगे। इट इज ऑल्सो अलाउड, ये परमिशेबल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए कि वो प्रोफेशनल डायरेक्टर बन सकता है इन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक। तो इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक, जैसे कंपनी के केस में आपका सीए एक डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना अलाउड है, वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक में आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अलाउड। इट इज ऑल्सो परमिसिबल फॉर अ मेंबर, एक सीए के लिए अलाउड है कि वो अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स एट गिफ्ट सिटी, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये अलाउड है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी परमिसिबल है एक मेंबर के लिए कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता है टू ऑल दोज यूनिट्स विच आर सिचुएटेड लोकेटेड इन IFSC फ्रॉम द ऑफिस आउटसाइड द IFSC। तो मतलब यू कैन सेट अप योर प्रैक्टिस इन IFSC गिफ्ट सिटी वगैरह में आप अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो, दैट इज अलाउड। ऑल्सो अगर आपकी प्रैक्टिस आउटसाइड है, दैट मीन्स इफ योर प्रैक्टिस इज आउटसाइड द गिफ्ट सिटी, you can provide the professional services to the unit which are located inside that IFSC. So that is also allowed to be done. A firm is not permitted to publish its vision or mission statement on the letterhead. ये फर्म अपना विजन स्टेटमेंट को, अपने मिशन स्टेटमेंट को अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकती, अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकती, स्टेशनरी ETC के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। हाउएवर, जो भी आपकी सीए फर्म का मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, दैट कैन बी प्रिंटेड ऑन दी फर्म प्रोफाइल एंड कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पर्सन कमिंग टू यू, उसको कोई सर्विस चाहिए, वो आपके मिशन के बारे में जानना चाहता है, विजन के बारे में जानना चाहता है, तो आप उसको स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रोवाइड करा सकते हो। ऑल्सो जहां पे आपकी फर्म का प्रोफाइल है, जैसे राइटअप वगैरह के अंदर आप इसको लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू द राइटअप की गाइडलाइंस, राइट। ऑल्सो आप इसको लेटर हेड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड के ऊपर, स्टेशनरी के ऊपर इसको प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट हो जाएगी एंड इट विल अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ क्लोज नंबर 6, राइट, और क्लोज नंबर 7 ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या प्रिंट कर रहे हो। सो दिस इज नॉट अलाउड टू बी डन। It is also not permissible for a member or firm being a statutory auditor of a bank to accept the assignment of ASM of a customer. ASM is Agency for Special Monitoring. तो व्हाट इज एन ASM असाइनमेंट? ASM असाइनमेंट के अंदर होता है क्या है, दैट यू हैव टू
you are being appointed to closely monitor a particular borrower's account and then you have to report it to the bank कि उस बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो बोरोवर फंड कैसे यूटिलाइज कर रहा है, रीपेमेंट की कैपेबिलिटी क्या है। तो आपको एक बेसिकली किसी भी बोरोवर के अकाउंट को मॉनिटर करने के लिए जब असाइनमेंट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द ASM, एजेंसी फॉर स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफ अ कस्टमर। तो अगर आप किसी बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, it is not permissible for you to accept the assignment of ASM of a customer of the same bank simultaneously। तो आप ASM असाइनमेंट को और स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के असाइनमेंट को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। He can accept either the assignment at either one of the assignment at one time। So या तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हो उस बैंक की या फिर आप ASM असाइनमेंट को कंडक्ट कर सकते हो। ऑल्सो मेंबर है, प्रैक्टिस के अंदर है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफिसर साइमल्टेनियसली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिटर भी नहीं, इंटरनल ऑडिटर और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एक साथ नहीं बन सकते। और इसका रीजन क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का इशू अराइज हो जाएगा। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। दीज आर जस्ट द सिंपल क्लैरिफिकेशन यू कैन से। ओके, इट इज परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस, सीए है, प्रैक्टिस के अंदर है, उसको अलाउड है कि वो चार्ज कर सकता है फी ऑन परसेंटेज बेसिस। मेरी बात समझो, जब हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था एंड आई वुड से, हाँ, जब हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, क्लोज नंबर 10 पढ़ा था, वी हैव स्टडीड कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है उसको गिल्टी बोलेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर वो परसेंटेज बेसिस के ऊपर फीस चार्ज करता है। लेकिन फिर हमने यहाँ पे साथ में एक रेगुलेशन भी देखी थी, दैट इज रेगुलेशन नंबर 192। तो वैसा ही कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है वो नहीं चार्ज कर सकता फी ऑन परसेंटेज बेसिस, लेकिन आपको अलाउड है टू चार्ज द फी ऑन परसेंटेज बेसिस of the utilization amount of an educational institution for certifying the amount utilization spent by an educational institution out of grant। So basically अगर किसी educational institution को कोई grant मिली है तो उसको grant की utilization कितनी हुई उसके रिलेशन में सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है जिधर से भी उसको ग्रांट मिली है। तो वो सर्टिफिकेट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है। तो जितना भी आपका ग्रांट का यूटिलाइजेशन हुआ उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आपकी फी हो सकता है, दैट इज अलाउड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने 80 लाख रुपए यूटिलाइज करे हैं, यूटिलाइजेशन का परसेंटेज आपकी फीस हो सकता है। तो अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने 80 लाख रुपए यूटिलाइज करे हैं अपनी फी में से, तो मान सकते हैं कि जैसे कि आप फी कैसे चार्ज कर सकते हो, 1% ऑफ 80 लाख, 0.5% ऑफ 80 लाख, 2% ऑफ 80 लाख, दैट इज अलाउड टू बी डन। ओके, नेक्स्ट डिसीजन क्या है, इट इज नॉट परमिसेबल, ये अलाउड नहीं है फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ सोसाइटी। ये भी इंडिपेंडेंस का ही इशू होगा, तभी ये मना किया गया है। तो अगर आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर, जैसे कि आपका कोई स्पाउस या आपका कोई डिपेंडेंट कोई ऑनरी पोजीशन होल्ड करता है of one of the managing committee of this institution which are governed by the society, ठीक है। सो अगर आपके ही किसी डिपेंडेंट के, आपके किसी स्पाउस के, बेसिकली आप ये कह सकते हो आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर कोई ऑनरी पोजीशन होल्ड करता है किसी सोसाइटी के अंदर, आप उस इंस्टीट्यूशन का विच इज गवर्न्ड बाय सच सोसाइटी उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकते, बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या है, इंडिपेंडेंस का इशू विल अराइज, इंडिपेंडेंस इशू विल अराइज। यहां पे इन सारी चीजों को याद करने का तरीका पता है क्या है, इन सारी चीजों को याद करने का तरीका ये है कि जितना भी जहां जहां पे लिखा है कि ये करना अलाउड नहीं है उनको आप एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि पिंक हो गया, और जहां जहां पे लिखा हुआ कि ये करना अलाउड है, ये आप कर सकते हो, इट इज परमिसिबल, उनको आप ग्रीन कलर के हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हो। तो आप एक बार सारे रेड वाले पढ़ो, एक बार मतलब पिंक वाले, जो भी आप कलर यूज करना चाहते हो, एक बार आप सारे ग्रीन वाले पढ़ो। तो उससे क्या होगा कि दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाएगी कि अच्छा मैंने इस पॉइंट को ग्रीन वाले हाईलाइट के साथ लिखा था, तो ये करना अलाउड है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ये लिस्ट तो कोई आपसे लिखने को नहीं पूछेगा, एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आएगा इन सारे केस स्टडी के ऊपर, इन सारे आई वुड से इन सारे डिसीजन के ऊपर एक केस स्टडी बन जाएगी। एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 2 नंबर का, या फिर आपको 4 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल सकता है।
तो देन इन दैट सिचुएशन आपको सिर्फ ये क्लिक होना चाहिए कि कितना करना अलाउड है, क्या करना अलाउड है और क्या करना अलाउड नहीं है, सो दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो आप लिख तो पाओगे कि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन ये कहता है कि ये करना अलाउड नहीं है, और अगर सीए ने क्वेश्चन के अंदर वो किया तो वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न दिस डिसीजन। सो ऐसे बैठ के रट्टा नहीं मारना, सिर्फ ये ध्यान में रखना है क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। आगे चलेंगे। देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ऊपर लिखो इट हैज टू बी रेड विद द शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज नंबर 4। देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये करना अलाउड है, हु इज अ मेंबर ऑफ अ ट्रस्ट बीइंग द ऑडिटर ऑफ द सेड ट्रस्ट। तो अगर आप ट्रस्ट की बात करते हो, कोई सीए है जो इस ट्रस्ट का मेंबर है, ठीक है, कोई सीए है जो किसी ट्रस्ट का मेंबर है, तो ये सीए इस ट्रस्ट का मेंबर है, ये सीए इस ट्रस्ट का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है, दिस इज अलाउड। लेकिन हमने शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज 4 में एक चीज पढ़ी थी, मैं आपको लेकर आ जाती हूँ, मैंने पहले से ओपन करके रखी है, राइट। ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप से या उसकी जो फर्म है अपनी फर्म के नाम पे वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस ट्रस्ट की जिस ट्रस्ट के अंदर या तो वो एम्प्लॉई है या तो वो ट्रस्टी है। तो मतलब अगर आप ट्रस्ट के मेंबर हो, अगर आप ट्रस्ट के मेंबर हो तो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो ट्रस्ट की, लेकिन अगर आप ट्रस्ट के एम्प्लॉई हो या आप ट्रस्ट के ट्रस्टी हो तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप गिल्टी हो जाओगे। तो यहां पे ये खास पॉइंट है, अगर मेंबर है तो करना अलाउड है ऑडिट को एक्सेप्ट फॉर द ट्रस्ट, अगर आप एम्प्लॉई हो ट्रस्टी हो तो अलाउड नहीं है। So there is no conflict of interest in a chartered accountant. That means this is allowed for a CA who is a member of the trust to accept the audit of that trust, to become the auditor of that trust. It is subject to the exception. Yes. फिर आपको ना रेलिवेंट स्टैच्यू क्या कह रहा है आपको ये देखना पड़ेगा, ट्रस्ट एक्ट क्या कहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट एक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है कि ऐसा नहीं हो सकता फिर नहीं होगा, तो लो रेगुलेशन विल प्रिवेल। It is subject to the exception where a particular statute governing a trust prescribe the prohibition on the member of the trust to be its auditor or otherwise there is conflict of interest as per the provision of the code of ethics, या code of ethics में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो राइट। आगे चलेंगे। It is not permissible, तो ये करना भी अलाउड नहीं है, for a member to use messaging application to send messages to make people aware about his practice। तो सीए हो प्रैक्टिस के अंदर हो, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना के या लोगों को इंडिविजुअल मैसेजेस करके अपनी प्रैक्टिस के बारे में अवेयरनेस आप नहीं फैला सकते क्योंकि वो तो फिर एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, सो दैट इज नॉट अलाउड। या आप ग्रुप के अंदर या मैसेज के थ्रू अपनी सर्विसेज के बारे में आप नहीं बता सकते, तो ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू यू गिव, मतलब इंक्वायरी आ रही है, आप इंक्वायरी का रिस्पॉन्स तो दे सकते हो ना। सो रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, अगर आपने इंक्वायरी का रिस्पॉन्स दिया दैट इज अलाउड टू बी गिवन, तो वो दे सकते हो आप, क्योंकि सामने वाला इंक्वायरी कर रहा है, आप खाली उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो काम, तो ये अलाउड है। बट ऐसा करना, मैसेजिंग एप्लीकेशन को यूज करना, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, वट एवर मैसेजिंग एप्लीकेशन यू आर यूजिंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट योर प्रैक्टिस, नॉट अलाउड। इट इज परमिसिबल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीओपी होल्ड कर रहा है, टू बिकम द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। शायद ये ऊपर भी एक ऐसा पॉइंट आया है, तो आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा बनना मतलब क्या, जैसे कि डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बनना। तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड नोटेड दैट पोजीशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्लीज इसको मेंशन करो, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एंड रोल अटैच्ड टू दैट पोजीशन इज सिमिलर टू, इसने लिखा भी है क्योंकि ये वाली पोजीशन तो इज जस्ट लाइक डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है उसको डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बनना तो अलाउड है। तो वे देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर, क्योंकि डायरेक्टर सिंप्लिसिटर वैसे भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑपरेशन, ना वो सिग्नेटरी होता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सो ये अलाउड है क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक योर डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। यहाँ पे आप आते हो, काम करते हो, सीटिंग फी लेके निकल जाते हो, आप कोई डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट डिसीजन क्या है, मेंबर है, प्रैक्टिस के अंदर है, ध्यान से, यू कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रेडमार्क और पेटेंट अटर्नी, तो आप कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो इस काम के अंदर, आप प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो इन रिलेशन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
विच इज रूटीन प्रोफेशनल वर्क फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सो आप एडवाइस वगैरह दे सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह को लेकर, क्योंकि आपके काम में आता है, लेकिन आप कोई एडवोकेट नहीं हो जिसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है। सो यू कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रेडमार्क और पेटेंट अटॉर्नी, ये सारे काम एडवोकेट वगैरह करते हैं, राइट। एंड सेम इज परमिसेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो रूटीन वर्क वगैरह आपको करना है तो ये सब कुछ अलाउड है, एडवाइस वगैरह देना, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज सच, इसमें आप एज अ अटॉर्नी काम नहीं कर सकते। There is no prohibition for internal auditor of a company, yes, to acquire or purchase the shares of a said company। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप रिलायंस कंपनी का ऑडिट करना चाहते हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करो तो आपके उसके अंदर शेयर नहीं हो सकते, राइट। बट अगर इंटरनल ऑडिट की मैं बात करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी का इंटरनल ऑडिटर उस ही एंटिटी के अंदर शेयर होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाउड है। इसको आप स्पेशल मार्क कर लो क्योंकि एग्जाम में आप जनरली ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये अलाउड नहीं है। सीए फर्म कैन रजिस्टर इटसेल्फ ऑन उद्योग आधार, ये एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की बात कराने की कोशिश कर रहा है आपको, मतलब आप एमएसएमई के पोर्टल पे जाके सीए फर्म अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो कंडीशन वगैरह सेटिस्फाई कर रही है, तो ये अलाउड है। अ सीए फर्म में रजिस्टर इटसेल्फ ऑन उद्योग आधार, अ वेब पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, राइट। सो ये अलाउड है। आपने उद्योग की रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना होगा। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस थ्रू कियोस्क। तो कियोस्क क्या, अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो तो बड़े बड़े जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, तो अगर ऐसा फ्यूचर में कभी कुछ आता है तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज उन सारे कियोस्क बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करा सकते हो, ये अलाउड है। A chartered accountant in practice can provide the services through kiosk only if services provided are प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट परमिटेड अंडर द एक्ट। तो परमिशन होनी चाहिए एक्ट के अंदर, प्लस वो प्रोफेशनल सर्विसेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्टिविटी से जुड़ी होनी चाहिए, so that is allowed. It is permissible for 2 or more chartered accountant in practice to collectively to have joint training session for their clients on GST and share the fee collected from the clients thereof. तो बेसिकली क्या है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, सुनो, किसी को कोई क्वेरी आई, उसने अप्लाई किया होगा राइट इंस्टीट्यूट को, तो उन्होंने डिसीजन जो भी लिया कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, उन्होंने उसी डिसीजन को यहाँ पे छाप दिया, या किन्हीं चीजों के बारे में इंस्टीट्यूट को लगा कि मेरे को ये बाहर पब्लिश करना है, कोई डिसीजन लिया गया, तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने डिसीजन को यहाँ पे छाप दिया। तो जनरल एक तरीके की आप कह सकते हो क्लैरिफिकेशन है ये सारी की सारी कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहता है कि जैसे आपको जीएसटी का सेशन कंडक्ट कराना है अपने क्लाइंट के लिए, कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए सो दैट यू कैन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो दो या दो से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म मिलके ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करा सकती है, और वहां से जो भी क्लाइंट से पैसा आप कलेक्ट करोगे वो आपस में आप बांट भी सकते हो, सो दैट इज अलाउड टू बी डन। A member in practice may be a non-executive independent director in cooperative bank। अरे ये बार बार आ रहा है। Yes, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, provided that he is not involved into day-to-day activity of that organization, nor he or any of his partner are interested in the bank as an auditor। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मतलब आपको किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, वैसे तो ये नॉर्मल भी ऐसा ही होगा क्योंकि इंडिपेंडेंस का इशू आ जाएगा, राइट। अगर आपको किसी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना, बनो, डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट मत करो, और आप उस कोऑपरेटिव बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है कंपनी का, तो आप डायरेक्टर सिंप्लिसिटर हो, बन सकते हो, ये तो अलाउड है, हमने पहले पढ़ा जब हमने शेड्यूल्स पढ़े। सो यस, सीए हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, यू कैन बिकम द डायरेक्टर सिंप्लिसिटर। पॉइंट क्या है, यू कैन नॉट साइन द आरओसी फॉर्म्स जो वो कंपनी सबमिट करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसके रोल के साथ। तो जैसे कि आपको काफी सारी कंपनीज को फाइलिंग करनी पड़ती है आरओसी के पास, तो आप उसके ऊपर जो, अगर आपको सीए से जो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, तो वो सीए की सर्टिफिकेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दे सकता जो कंपनी का डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है। सो यू कैन नॉट साइन ऑन दैट आरओसी फॉर्म्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, यू कैन एक्ट एज द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंपनी। सो जब आप फॉरेन कंपनी पढ़ते हो, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पे आपको ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। सो जब फॉरेन कंपनी एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है कैन एक्ट एज द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर दैट फॉरेन कंपनी, प्रोवाइडेड दैट वो उसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ही इज नॉट द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी।
ऐसा कोई केस स्टडी आ सकता है कि जहां पे बता दिया एक फॉरेन कंपनी है, आप उसकी ऑडिट करते हो एंड वो आपको अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है, वो बना सकती है, लेकिन आप उसकी फिर ऑडिट मत करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस के अंदर है, ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, सीए है, सर्विस के अंदर है, मतलब आप जॉब के अंदर हो, आप रिटर्न भर सकते हो, आप भरते ही हो रिटर्न, राइट? तो आप रिटर्न भर सकते हो, यू आर अलाउड टू टेक द ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन इफ इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन, प्रोवाइडेड दैट अगर आपके जो भी एम्प्लॉयर है उसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ऐसा कोई मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर तो आप ये नहीं कर सकते। अदरवाइज इफ इट इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन, यू आर अलाउड टू टेक ई रिटर्न रजिस्ट्रेशन, आप रिटर्न वगैरह भी फाइल कर सकते हो, बट सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। However, he cannot certify the return. जहां जहां पे सर्टिफिकेशन देना जरूरी होता है सीए का, तो वहां पे सर्टिफिकेशन आप दे नहीं सकते। इन केस वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो क्या आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो कंपनी के अंदर? ये बनना अलाउड है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, किसी कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, या तो वो खुद या फर्म जिसके अंदर वो पार्टनर है, शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अरे इंडिपेंडेंस का इश्यू हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये उस कंपनी में तो बन ही नहीं सकता, उसके साथ साथ विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ ओरिजिनल कंपनी एज वुड इट इंपैक्ट द इंडिपेंडेंस। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सुनो। मान लेते एक कंपनी है ए लिमिटेड, तो आप ए लिमिटेड के अंदर यहां पे, आई नीड सम स्पेस, वेट, सो सीए ए है, ठीक है, सीए ए इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड, राइट? तो डेफिनेटली सीएए यहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो यहां पे तो फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकते, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया था। इसके साथ साथ अगर एक्स लिमिटेड का जेवी है किसी और कंपनी के साथ, लेट्स से वाई लिमिटेड के साथ, तो आप यहां पे भी स्टेट ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। सो इन केस वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ कंपनी, वो खुद या फिर उसकी फर्म जिसके अंदर वो पार्टनर है, शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द ओरिजिनल कंपनी। तो आप इस जेवी का ऑडिट नहीं कर सकते अगर आपने वाई लिमिटेड के साथ ये मिलके आपकी इस कंपनी ने कोई जेवी बनाई है, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दी auditor of you cannot become the auditor of that JV. So you should not accept the appointment as a statutory auditor of a company which is a joint venture of the original company as it would impact the independence, क्योंकि यहाँ पे जो issue create हो जाएगा that will be relating to the independence. चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है, राइट? आप इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकते हो, तो आप एडवाइज कर सकते हो, यू कैन बिकम द इक्विटी रिसर्च एडवाइजर, राइट? इक्विटी एडवाइजर बन सकते हो, लेकिन कोई रिटेल रिपोर्ट आप इशू नहीं कर सकते। रिटेल रिपोर्ट बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती है कि कहाँ किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छी खासी डिटेल्स होती है। ये सारे काम ना ब्रोकर करते हैं, तो आपने ऐसा कोई काम किया तो ब्रोकर की सर्विस आप दे रहे हो, और ब्रोकर की सर्विस देना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए अलाउड नहीं है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है, ही कैन बिकम द इक्विटी रिसर्च एडवाइजर, बट वो रिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि इट विल अमाउंट टू अनदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन, और वैसे भी काम सारा जनरली ब्रोकर करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, यू कैन एंगेज योरसेल्फ एज द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग द डिजिटल सिग्नेचर फॉर क्लाइंट। तो यस, ये डिजिटल सिग्नेचर वगैरह तो आप दिलवाते हो क्लाइंट के लिए, तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये इंडेटनेस वाला पॉइंट भी देखना, ऊपर आया भी था ये काउंसिल की गाइडलाइंस के अंदर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन होल्ड द क्रेडिट कार्ड ऑफ अ बैंक, तो सीए हो, राइट? तो क्या आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड कर सकते हो जब आप उस बैंक का ऑडिट भी कर रहे हो? ये अलाउड है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन होल्ड द क्रेडिट कार्ड ऑफ बैंक व्हेन ही इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ दैट बैंक, लेकिन उसकी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट उस क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द सेड कार्ड डज नॉट एक्सीड ₹1 lakh beyond the prescribed credit limit on the credit card given to him as per the limit of indebtedness existing as on date। मतलब सिंपल सी बात है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब है, ये बात कर रहा है ओवरड्यू अमाउंट। अभी ओवरड्यू अमाउंट का मतलब क्या, जैसे कि आपने जितना पैसा यूज कर लिया उस क्रेडिट कार्ड में से, जितना आपने लिमिट यूज कर लिया है, एंड जब तक आपको पे करना था, मान लेते हैं हर महीने की 15 तारीख को आपको पे करते हैं, तो 15 तक आप नहीं पे करे, उसके बाद ये ओवरड्यू हो जाएगा। तो ओवरड्यू अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा का है, फिर आप उस बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि फिर वो इंडेटनेस का इशू आ जाएगा वहां पे। ओके,
आगे चलेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑल्दो अगर मैं आपको ना इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से बताऊं, ये लिमिट कहने को यहाँ पे 1 लाख है बट ये 5 लाख होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बैंक ऑडिट का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि बैंक के ऑडिटर के ऊपर वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है जो सेक्शन नंबर 141 की, जो एक कंपनी ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। और कंपनी ऑडिट में आप जब डेटनेस देखने के लिए जाते हो, इनडेटनेस देखने के लिए जाते हो, तो 5 लाख प्रिस्क्राइब्ड है, डायरेक्ट इनडेटनेस। और अगर गारंटी सिक्योरिटी की बात करोगे, मैं सेक्शन 141 की बात कर रही हूँ, तो इनडायरेक्ट इनडेटनेस गारंटी सिक्योरिटी के लिए लिमिट 1 लाख रुपए की है। तो वैसे यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है बट इनडेटनेस वाला पॉइंट अगर आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 5 लाख निकल के आता है। बट अगर आपका एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का कोई डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू गो विद दिस लिमिट ओनली, ठीक है, अनलेस वो कुछ स्पेसिफिकली ऐसे कहानी बना के कुछ तो पूछ रहा है कि जहां पे आपको दोनों का कंपैरिजन करके आंसर देना है। चलो आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इन प्रैक्टिस कैन एक्ट एज अ मीडिएटर इन द कोर्ट। यस, ये आप अलाउड है, मीडिएटर बनना, आर्बिट्रेटर बनना, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज में भी आया था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आया था, कहीं तो आया था ये ऊपर। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है, कैन एक्ट एज अ मीडिएटर इन कोर्ट सिंस एक्टिंग एज अ मीडिएटर वुड बी डीम्ड टू बी कवर्ड इन द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर व्हिच इज इंटर आलिया परमिटेड फॉर द मेंबर इन प्रैक्टिस एज पर यस रेगुलेशन नंबर 191। सॉरी, तो ये हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो, जो ट्रस्टी बन सकते हो, ये सारी चीजें आई थी ना उधर रेगुलेशन 191 के अंदर। तो ये अलाउड है, तो आर्बिट्रेटर बनना अलाउड है और ये मीडिएटर वगैरह इसी में कवर हो जाता है, तो ये करना भी अलाउड है। A chartered accountant in practice is not permitted to accept audit assignment of a bank in case he has taken a loan against the FD held by him in that bank. तो सिचुएशन क्या है, मान लेते हैं एक बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक, ठीक है, लिमिटेड। अभी आपका इधर आपने यहाँ पे लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए का, ये लोन लिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ FD। तो कहता आप इसके ऑडिटर नहीं बन सकते। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो मतलब अगर आपने जीरो का लोन तो नहीं होगा, अगर आपने 1 रुपए का लोन लिया तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते पोजीशन ऑफ द ऑडिटर। बट अगर आप डेटनेस की बात कर रहे हो तो फिर इनडेटनेस तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो लिमिट 5 लाख रुपए की है। तो यहां पे भी आपको साइमल्टेनियसली अगर आप पढ़ोगे तो लिमिट अलग निकल के आएगी। इसने क्या बोला, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट असाइनमेंट ऑफ दैट बैंक। तो आप HDFC बैंक का ऑडिटर नहीं बन सकते इन केस अगर आपने लोन लिया है अगेंस्ट द FD इन दैट बैंक, राइट। ये 32 समझने के लिए ना मैं आपको पहले मैंने चार्ट बनाया है, आप पहले इस चार्ट को एक बार कॉपी पेस्ट करो, राइट, मुझे पोस्ट करके, और मैं इसको आपके साथ इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तब आपको ये इजी होगी वो क्लैरिफिकेशन ऊपर पढ़ना। क्या ना चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डू द वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर? यस, मतलब इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है बट यस ये अलाउड है। तो अगर कोई कंपनी आपके पास आती है और वो कंपनी लिस्टेड नहीं है और वो आपके शेयर की वैल्यूएशन आपसे करवाना चाहती है, अनलिस्टेड शेयर की वैल्यूएशन, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो देखो, आप ये मुझे बताओ, ये शेयर जिस कंपनी की वैल्यूएशन की बात हो रही है वो कंपनी क्या आपका ऑडिट क्लाइंट है या वो आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है? तो अगर तो ये शेयर आपके ऑडिट क्लाइंट के हैं तो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता इस चीज को। तो अगर आप इनकम टैक्स की प्रोविजन देखोगे, दिस इज नॉट अलाउड, राइट। तो टैक्स ऑडिट वगैरह के लिए तो ये अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप टैक्स की पर्पस के लिए कहीं पे भी इन वैल्यूएशन को यूज करना चाहोगे जो एक CA इन प्रैक्टिस से आप करवाना चाहते हो, तो दिस इज नॉट अलाउड। बट अगर आप ये वैल्यूएशन कराने के बाद इस वैल्यूएशन की रिपोर्ट को किन्हीं और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, जैसे कि आप किसी बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हो, है ना, कोई इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल कहीं पे लेकर जाना चाहते हो, तो आपको वैल्यूएशन करवानी है, तो फिर आप करवा सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से, भले ही वो आपका ऑडिट क्लाइंट है तो भी। और अगर वो आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है तो फिर कहीं भी उसको यूज करो, इट इज वेरी मच अलाउड। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है, क्या वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं, एक ऐसी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन कर सकता है जो शेयर अनलिस्टेड है, मतलब अनलिस्टेड शेयर हैं, तो मतलब वो मार्केट में आपके ट्रेड नहीं होते हैं? यस, ये अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट आप पर्पस बताओ किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करने वाले हो। नहीं, उससे भी पहले आप मुझे बताओ कि जो कंपनी आपसे अपने शेयर की वैल्यूएशन करवाना चाहती है, क्या वो आपका ऑडिट क्लाइंट है? तो अगर वो आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है तो इंडिपेंडेंस का यहाँ पे कोई इशू नहीं, तो आप फ्रीली कहीं पे भी किसी भी पर्पस के लिए आप इन वैल्यूएशन को यूज करना चाहते हो, आप वैल्यूएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वो ऑडिट क्लाइंट है और टैक्सेशन की पर्पस के लिए आप उसको यूज करना चाहते हो तो टैक्स लॉ इसको मना करता है, तो आप ये नहीं कर सकते।
बट किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, सच एज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस एक्विजिशन पर्पस के लिए, सो दैट इज अलाउड. सो अदर पर्पस, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पर्पस ईटीसी, सो ये अलाउड है. आप फिर भी भले वो आपका ऑडिट क्लाइंट है तो भी आप उसके शेयर की वैल्यूएशन कर सकते हो. अनलिस्टेड शेयर की वैल्यूएशन एक सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. लिखने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इट सेज द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इन 2013 generally apply the stipulation contained in the amended rule 11U of income tax generally. तो देखो ये तो इसने बता दिया कि किसकी वजह से ये बात आई, लेकिन यहां से असली बात शुरू होती है वेरिन से. कहता है वेरिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर कैन नॉट बी वैल्यूअर ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर ऑफ द सेम एंटिटी. तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका ऑडिट का क्लाइंट है, इनकम टैक्स ही कहता है कि आप उसके अनलिस्टेड मतलब अनकोटेड शेयर की वैल्यूएशन नहीं कर सकते. द बोर्ड हैज, ये बोर्ड मतलब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, हैज एट इट्स रीसेंट मीटिंग 2017 को, ये रीसेंट कह रहा है बट एनीवेज, रिव्यूड द अबव, फिर उसने उसको रिव्यू किया अपने डिसीजन को, और फिर उसने क्या डिसाइड किया, वेयर लॉ प्रोहिबिट फॉर इंस्टेंस इन द इनकम टैक्स एक्ट, कि जहां पे इनकम टैक्स एक्ट मना करता है, उसके रूल्स मना करते हैं, सच प्रोविजन ऑन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और द टैक्स ऑडिटर टू बी द वैल्यूअर विल कंटिन्यू. मतलब अगर इनकम टैक्स मना करे तो फिर प्रोहिबिशन है, जैसे मैंने चार्ट बनवाया. बट जहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन एक्ट के अंदर नहीं है, वैल्यूअर आप बन सकते हो. तो अब जब एक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा. तो मतलब अगर अदर पर्पसेस के लिए आप कर रहे हो तो फिर ये अलाउड है. बट जहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ के अंदर, the said eventuality will be permissible subject to compliance with the provision as contained in the code of ethics relating to independence. बट आपको इंडिपेंडेंस का इशू उधर देखना पड़ेगा. तो जो आपको चार्ट बनाया उसको आप ध्यान में रखोगे तो ये आपको सारा का सारा प्रोविजन वहां पे क्लियर हो जाएगा. आगे चलेंगे. एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इन ईयर 2011, ये आपको पता है, ये ऊपर आ चुका है कि अगर आपने ना किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन के ऊपर काम किया है तो उस कंपनी के अंदर आप ऑडिट नहीं कर सकते 2 साल तक, कूलिंग पीरियड लगेगा. ये ऊपर आया था. तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इन ईयर 2011 डिसाइडेड दैट इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ मेंबर हु हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपॉन रेजिग्नेशन फ्रॉम दैट कंपनी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी एंड द कूलिंग पीरियड ऑफ सेम मे बी 2 years. तो उसी कंपनी का आपको ऑडिट करना है जिस कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर सर्व कर रहे थे. तो 2 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा. 2 साल के बाद आप उस कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, 2 साल तक नहीं. ये ऊपर आ चुका है वैसे. द बोर्ड हैज इट्स रीसेंट मीटिंग जो जैन 2017 में हुई, हैज रिव्यूड द अबव एंड नोटेड दैट सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर डज नॉट मेंशन सच प्रोहिबिशन, कि वहां पे ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है. दो थ्रेट pertaining to the said eventuality have been mentioned in code of ethics. Further, board was of the view that the member may take decision in such a situation based upon the provision of Companies Act 2013 and provision of code of ethics. कहानी लिखी हुई है, ये आप नहीं कर सकते. तो कोड ऑफ एथिक्स ने ऊपर मना करते तो फिर ये अलाउड नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है. हाँ, यू कैन नॉट बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर. बट मैम जब मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिस्ट खोल के देखता हूँ तो वहां पे एडवाइजरी सर्विसेज तो मैं दे सकता हूँ. आप एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, बट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए अगर आप कमीशन भी चार्ज कर रहे हो, तो इफ यू आर गिविंग द फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इफ यू आर बिकमिंग द फाइनेंशियल एडवाइजर और आप सीए हो, प्रैक्टिस के अंदर हो, आप रिसीव कर रहे हो फी कमीशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह, राइट, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये काम ब्रोकर करते हैं. दिस काइंड ऑफ द सर्विसेज आर गिवन बाय ब्रोकर. और एक सीए जो प्रैक्टिस के अंदर है वो ब्रोकर वाला काम नहीं कर सकता. ठीक है. बट जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस का लिस्ट खोल के देखोगे, ये इंश्योरेंस वाला जो इधर सीन है ना, ये उधर अलाउड है. तो मतलब मैं ये लिख सकती हूं कि कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, राइट, एडवाइजरी वगैरह, दैट इज सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लिस्ट. तो अगर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लिस्ट में अलाउड है तो दैट कैन बी गिवन. आगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैन नॉट एक्सरसाइज द लियन ओवर क्लाइंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज फी. शायद ये ऊपर भी आ चुका है कहीं पे, तो है ना. सुनो मेरी बात. तो ये अदर मिसकंडक्ट में भी कवर था. तो आपको आपके क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बुक्स उठा लोगे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फी. आपने ऐसा किया तो ये मिसकंडक्ट में कवर हो जाएगा. It is not permissible for a CA to print its vision and values behind the visiting card. अपने विजन को अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर, वैल्यूज को अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि ये एक तरीके से इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन है एंड इट इज वायलेशन ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 6. क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो.
तो आप ऐसा मिशन, विजन, वैल्यूज नहीं आप प्रिंट कर सकते विजिटिंग कार्ड के ऊपर। इट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू टेक द एजेंसीज ऑफ यूटीआई, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज या फिर एनएसडीएल। ये कौन होते हैं? ब्रोकर ही तो होते हैं। तो आप सीए और प्रैक्टिस के अंदर हो, ये इनके लिए एजेंसी का काम नहीं कर सकते, एजेंसी का काम नहीं कर सकते इनके लिए। बट अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, जब आप जाके देखोगे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर, तो ये अलाउड है। तो फिर से यही क्या हो गया, इट इज सब्जेक्ट टू द लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, जो हमने सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 4 में देखा था। तो दिस सर्विसेज जनरली ब्रोकर देता है, तो ये देना अलाउड नहीं है। इट इज परमिसिबल फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस टू बी द सेटलर ऑफ द ट्रस्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ट्रस्ट के सेटलर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेंबर है, प्रैक्टिस के अंदर है, हाँ ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है। यू कैन नॉट बिकम द कस्टमर ब्रोकर अंडर दी कस्टम एक्ट में ये आता है आपका। तो कस्टमर ब्रोकर का लाइसेंस आप होल्ड नहीं कर सकते अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सो दिस इज नॉट अलाउड। तो आप ये काम ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। आगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्विस के अंदर है, सर्विस के अंदर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्विस के अंदर है। अगर वो टैक्स रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने, वो अलाउड है ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। सो बेसिकली एक सीए है, सीएए, वो रिलायंस कंपनी में काम करता है। तो रिलायंस लिमिटेड क्या हो गया, उसका एम्प्लॉयर हो गया। तो अगर इस रिलायंस कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी का कोई केस चल रहा है, तो ये सीएए, रिलायंस कंपनी सीएए को भेज सकती है टू मेक द रिप्रेजेंटेशन। तो सीए जो सर्विस के अंदर है कैन डू द such kind of representation, can become the tax representative if it is authorized by his employer, but not on behalf of other employees of the employer। but किसी और एम्प्लॉय के बिहाफ पे ऐसी रिप्रेजेंटेशन ये नहीं करेगा। तो अगर रिलायंस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसके बिहाफ पे सीए को रिप्रेजेंटेशन करनी पड़े, तो फिर प्रॉब्लम है। आप खाली अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हु इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक कैन नॉट फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। कंसेप्ट क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यहां पे लिख लो क्रक्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक, बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी स्टॉक ऑडिटर, कैन नॉट बी स्टॉक ऑडिटर। तो आप स्टॉक ऑडिटर नहीं हो सकते। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हु इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक कैन नॉट फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में, एक्सेप्ट द स्टॉक ऑडिट, इंस्पेक्शन ऑडिट, सेम ब्रांच ऑफ द बैंक और एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। तो स्टॉक ऑडिटर नहीं हो सकते, लिखो यहां पे एरो लगा के, सेम बैंक के, सेम ब्रांच ऑफ द बैंक के, सेम ब्रांच ऑफ बैंक, एनी ब्रांच ऑफ सेम बैंक, राइट, या फिर सिस्टर कंसर्न ऑफ बैंक। व्हाट इज दिस सिस्टर कंसर्न ऑफ बैंक? अभी बताती हूं। सिस्टर कंसर्न ऑफ बैंक, तो ये अलाउड नहीं है। सिस्टर कंसर्न का मतलब क्या हुआ? तो एक आपका ए लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, वो बी लिमिटेड को मैनेज करता है, सी लिमिटेड को मैनेज करता है। तो अगर आप कॉमन मैनेजमेंट हो तो ये दोनों सिस्टर होगी एक दूसरे की, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ऐसा, ठीक है। तो you cannot do the stock audit or inspection audit of the same branch of that bank, या फिर branches of same bank और sister concern of that bank। तो अगर आप एक ऐसा बैंक हो, ये मैं मान लेती हूँ HDFC बैंक है, और इसको जो ओन करता है, और इधर कोई और बैंक है, इसको जो ओन कर रहा है ये सेम है, तो आपका जो भी सिस्टर कंसर्न है उसका आप स्टॉक ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब जो बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है दैट कैन नॉट डू द स्टॉक ऑडिट ऑफ द सिस्टर कंसर्न ऑफ द बैंक सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए। ऐसा तो आगे पीछे फाइनेंशियल ईयर है तो चलेगा, सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए। आप ये जो 42 डिसीजन है इसको 44 के साथ पढ़ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सुनो। अ सीए फर्म हु इज अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ पीएफ ट्रस्ट बाय अ गवर्नमेंट कंपनी। सो बेटा यहाँ पे ये डायग्राम आप बनाओ ऐसे ही। गवर्नमेंट कंपनी का एक पीएफ ट्रस्ट है और उस पीएफ ट्रस्ट ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है आपको। तो एक सीए फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ पीएफ ट्रस्ट बाय अ गवर्नमेंट कंपनी। कहता है ये जो इंटरनल ऑडिटर है ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अभी इट का मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मेसर्स XYZ एंड कंपनी सीए फर्म है, इनको अपॉइंट किया जा रहा है एज द
internal auditor of a PF trust of this government company. So this Messrs XYZ and company cannot become the statutory auditor. तो कहते हैं इट कैन नॉट बिकम इट्स स्टैच्यूटरी ऑडिटर. सो इट्स स्टैच्यूटरी ऑडिटर का मतलब क्या वो गवर्नमेंट कंपनी का स्टैच्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता या वो पीएफ ट्रस्ट का स्टैच्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता. तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो पीएफ ट्रस्ट का स्टैच्यूटरी ऑडिटर यहां पे आना चाहिए, बट यहां पे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये किसका स्टैच्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता. बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी द स्टैच्यूटरी ऑडिटर. राइट, आगे चलो. ये थोड़ा सा अगर आप इसमें ज्यादा उलझोगे तो उलझते हुए चले जाओगे कि किसका स्टैच्यूटरी ऑडिटर. आगे हाँ 44.7 में पढ़ो. यहां पे क्या है कि अलाउड है a CA firm can act as the internal auditor of a company and the statutory auditor of its employee PF fund under the Companies Act. So कंपनी है और कंपनी का पीएफ ट्रस्ट है, ठीक है. आप कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, पीएफ ट्रस्ट का आप स्टैच्यूटरी ऑडिट कर सकते हो, दिस इज अलाउड. बट ये ऊपर अलाउड नहीं था इस सिचुएशन के अंदर. ये सुनना, कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ बैंक एक्स, पता नहीं कैसे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखा हुआ है डिसीजन तो बिल्कुल ही. तो सुनो मेरी बात, व्हाट इज द कॉन्करेंट ऑडिटर. कॉन्करेंट ऑडिटर होता कौन है? कॉन्करेंट ऑडिटर का मतलब हो गया एक तरीके से इंटरनल ऑडिटर बैंक का, कि जो रोज आएगा, रोज चेकिंग करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हर एक चीज की ट्रांजेक्शन करेगा, चेकिंग करेगा, दैट इज कॉन्करेंट ऑडिटर. इसको आप बैंक ऑडिट के चैप्टर में पढ़ते हो. अब मेरी बात समझो, क्या कॉन्करेंट ऑडिटर जो सीए फर्म आपका कॉन्करेंट ऑडिटर है, क्या वो उसी बैंक का स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो सकता है? ये नहीं हो सकता. सो दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि इंडिपेंडेंस का इश्यू हो जाएगा. बट यहां पे कंसेप्ट क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल से इन्होंने समझाने की कोशिश करी, एक बैंक एक्स है, उस बैंक एक्स का कोई कॉन्करेंट ऑडिटर है, आप इसको अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर. ऐसे बनाओ, इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैच्यूटरी ऑडिटर. आप इसको अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ कोई और बैंक है, बैंक वाई. बट मैम इनमें क्या कनेक्शन हुआ? यही कनेक्शन ढूंढो, तभी तो इंडिपेंडेंस का इश्यू आएगा. कनेक्शन ये है, बैंक वाई को स्पॉन्सर कर रहा है बैंक एक्स, बैंक वाई स्पॉन्सर्ड बाय बैंक एक्स. समझ में आया तुम्हें? तो रिश्ता होगा तो ही तो इंडिपेंडेंस का इश्यू आएगा ना. और मैम अगर बैंक एक्स का कॉन्करेंट ऑडिटर बैंक एक्स का ही स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनना चाहे तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है भाई, इंडिपेंडेंस का इश्यू हो जाएगा. बट यहां पे कह रहा है कि बैंक एक्स का कॉन्करेंट ऑडिटर बैंक वाई का स्टैच्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता. क्यों? अच्छा, ये बैंक वाई कौन सा? दूसरा बैंक जिसको स्पॉन्सर कर रहा है, ये पहला बैंक जिसको बैंक एक्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंस का इश्यू हो जाएगा. ओके, ये 44 डिस्कस हो चुका है. 45 में आप ये भी आपको पता है, कहता है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड व्हाइल नोटिंग दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू रेजिडाई इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 182 days in the previous calendar year decided that such director would be within the scope of the director simpliciter. तो कहता है कि देखो, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर आपको अपॉइंट करना अलाउड है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आप कंपनीज एक्ट की प्रोविजन पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपको ना डायरेक्टर को कम से कम 182 डेज के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा. कहता है कि वो सब कुछ भी यहाँ पे चलेगा, हमें उससे भी कोई इश्यू नहीं है. इफ ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर होना चाहिए. तो सीए इन प्रैक्टिस कैन बिकम दी डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड दैट वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल के अंदर है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो मीटिंग में प्रेजेंट होता है और कोई भी रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ वो मीटिंग को अटेंड करने की फी, जिसको आप कहते हो सीटिंग फी, एक्सेप्ट करता है बस. तो वही पुरानी बातें हैं यहाँ पे. सो ये सारा क्या था आपका, दिस वाज योर डिस्कशन रिलेटिंग टू दी रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड. तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा, क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है. अभी तो मैंने आपके साथ डिस्कशन करी है, तो अभी मैं आपसे पूछ लूंगी तो आप बता दोगे कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं. तो आप एक काम कर सकते हो, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं यूट्यूब के ऊपर ही डाल दूं ताकि आप जितना मन चाहे इसको देख पाओ कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है. तो एक बार आपने नॉर्मल स्पीड के ऊपर देखा, फ्यूचर में आप उसको स्पीड के ऊपर देख लेना. एक दो बार अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है. ठीक है. सो विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको भी मैं ना 1 घंटे के आसपास की भी ये कंप्लीट पोर्शन नहीं है, ये मैं इसको भी ना अलग से सेम ही लेक्चर का, आई थिंक लेक्चर नंबर 39 है, उसी का पार्ट नंबर 4 बनेगा, ये उसमें डाल देती हूँ ताकि अभी अगला फोल्डर बने तो वहां पे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 13.
ठीक है, मैं पहले ग्रुप ऑडिट कराऊंगी चैप्टर नंबर 13, फिर चैप्टर नंबर 14 की डिस्कशन हम करेंगे। एंड मैं एनबीएफसी का लेक्चर अपलोड कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा, एनबीएफसी का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैंने रेगुलर बैच का ये लेक्चर उधर डाल दिया था, बट मैंने आपका अभी तक लेक्चर एनबीएफसी का नहीं डाला, क्योंकि मुझे उसमें कारों का एक क्लोज हमारा पेंडिंग है, उसको डिस्कस करना है। तो उसका क्लिप मैं ऐड करके फिर उसमें डालूंगी आपके बैच के अंदर। बाकी आप पूरा एनबीएफसी जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, राइट। तो ग्रुप ऑडिट को कराने में मेरे हिसाब से एक लेक्चर आपका लगना चाहिए। तो एक लेक्चर के अंदर ग्रुप ऑडिट हम खत्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच।